हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके AIB 18 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि जो हमने जुडिशियल रिव्यू है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है? यूके, यूएस, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो जो जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो ये हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज सुप्रीम, यानी कि जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो सुप्रीम है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट का, रिलीजन का। तो जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो वो उसके उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कौन है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यह क्या कह रहा है कि द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसका आइडिया हैज़ बीन बोरोड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने अपने भारतीय संविधान के अंदर जो प्रियम्बल के प्रोविजंस हैं उसका जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है? तो क्या हमने ये इटली से लिया है, कनाडा से लिया है, फ्रांस से लिया है या यूएसए से लिया है? तो ये हमने यूएसए से लिया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको समझते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हम बात करें यूनिटरी फीचर की, या हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप की, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से? जापान से, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके से या फिर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से? तो इसे हमने लिया है यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो हमारे AIB 18 के लिए इंपॉर्टेंट है? ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे AIB 18 में पूछे जाने की संभावना है। बात करें द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इज इंस्पायर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर आयरलैंड? तो ये हमने लिया है किससे? यूएसए से। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं, फिर इसका जवाब जो है आप बताना। अगर आपको पहले ही जवाब पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन राइटिंग इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब हम भारतीय संविधान के इसको प्रस्ताव को पढ़ते हैं, प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी बात जो है उसमें नहीं लिखी गई है? सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है सोवरेनिटी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सोशलिस्ट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डेमोक्रेटिक, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंडिया। तो हमें जो है इंडिया टर्म जो है वहां पर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है इन्हीं सभी स्टेटमेंट से हमें ये पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26 and 49। बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन 1963। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेजोल्यूशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा इसका सही जवाब है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडिया इट नॉट एन कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी तरीके से हम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, जो आपके AIB 18 में आने की संभावना है। जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वो अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एंड तक इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, KM मुंशी रिलेटेड है इन सभी में से किस पॉइंट से, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी से, प्रीएम्बल कमेटी से, पब्लिक अकाउंट कमेटी से, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। जब हम बात करते हैं MN मुंशी की तो ये रिलेटेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी से। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिरुबरी केस रिलेटेड है किस साल से, 1972 से, 1976 से, 1970 से, 1960 से। तो ये जो हमारा केस है ये रिलेटेड है हमारा 1960 से। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न लॉ वाज यूज्ड बाय द इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन से आपको पता लगाना है कि मॉडर्न लॉ यूज किया गया था आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में किन ऑप्शंस के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूरोपियन कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है UNCITRAL 1985। तो यही जो है वो रिलेटेड था हमारा मॉडर्न लॉ से, जो कि यूज किया गया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर। अब हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए एक्चुअली में इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे पूछ ली जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है UNCITRAL, तो पहला ऑप्शन कह रहा है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सेंट्रल ट्रेड लॉ, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर दो जगह जो है इंटरनेशनल वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट का एक्चुअली में पर्पस क्या है जो प्रोवाइड करता है क्विक रेड्रेसल। द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट इज टू प्रोवाइड क्विक रेड्रेसल टू द बाय द प्राइवेट आर्बिट्रेटर। यानी कि किस तरीके के डिस्प्यूट यहाँ पर बात की गई है, फैमिली डिस्प्यूट, सर्विस डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट या पॉलिटिकल डिस्प्यूट की। तो ये रिलेटेड है हमारा कमर्शियल डिस्प्यूट से। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए सोल आर्बिट्रेटर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए प्ली ऑफ आर्बिट्रेटर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पहले ये दोनों, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शुरू होती है कब से, कमेंस कब से होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑन द डेट ऑन विच ए रिक्वेस्ट फॉर द डिस्प्यूट टू बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन इज रिसीव बाय द रिस्पोंडेंट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑन द डेट व्हेन द रिस्पोंडेंट गिव कंसेंट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। थर्ड कह रहा है ऑन द डेट व्हेन द आर्बिट्रेटर इशू notice to the party, and fourth option कह रहा है on the date when the statement of claim or written submission of defense is made। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होती है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो हिंदी के स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आ रही है इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए, तो वो नीचे से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को
मैंने ट्रांसलेट इसीलिए किया है। अगर आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे कि मैं हिंदी में भी पहले एक बार पढ़ के सुनाऊँ, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊँ, या पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में पढ़ के सुनाऊँ। अगर आप इस तरीके से वीडियो चाहते हैं तो मैं इस तरीके से भी आपके लिए लेकर आऊँगा। आपकी यहाँ पर नीड को मैं यहाँ पर इन वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा। जैसा आप चाहेंगे उसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँगे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। बात करें अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इन ए केस रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन, द आर्बिट्रल अवार्ड वाज रिमिटेड अंडर सेक्शन 16 of the Arbitration Act 1914. The date of award was 1st June 1992. Arbitration and Conciliation Act come into force on 22 August 1996. The validity of the award is challenged under, किसके द्वारा चैलेंज की जाएगी? लिमिटेशन एक्ट, जनरल क्लोज एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से। तो ये चैलेंज की जाएगी हमारे थर्ड एक्ट से, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसको भी समझ लेते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, यानी कि 1996 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला क्या है, टू कॉम्प्रिहेंसिव कवर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सेकंड है टू इंश्योर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन द लिमिट ऑफ द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। थर्ड ऑप्शन है टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ द कोर्ट इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। और लास्ट है नॉन ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप इसको एक बारी जो है चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना आए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। द पावर ऑफ कोर्ट टू रेफर party for arbitration would and must necessarily included imply and inhere in। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द पावर एंड जुरिडिक्शन टू एडवाइज द पार्टी। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। टू पावर एंड जुरिडिक्शन टू रिव्यू द अवार्ड। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, टू पावर एंड जुरिडिक्शन टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द पावर एंड जुरिडिक्शन टू कॉल द अनदर आर्बिट्रेटर। तो कौन सा सही है इस क्वेश्चन के अनुसार? तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा फैमिली लॉ से रिलेटेड है। द लीडिंग केस ऑफ ए हिंदू हस्बैंड इंटर इनटू ए सेकंड मैरिज, यानी हिंदू हस्बैंड है और वो सेकंड मैरिज में इंटरटेन कर सकता है कन्वर्टिंग टू द इस्लाम। अब ये केस कौन सा है इन सभी में से? मोहिनी जैन का केस है, सरला मुदगल का केस है, शाह बानू का केस है, या इन सभी में से कोई सा भी नहीं है? तो हमारा सेकंड केस जो शाह बानू का केस है वो रिलेटेड था इस स्टेटमेंट से। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। एक हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रिट एंड सेरेमनीज। किसके लिए? ब्राइड के लिए, ब्राइड ग्रूम के लिए, दोनों के लिए, या केवल या तो ब्राइड के लिए या ब्राइड ग्रूम के लिए? तो दोनों के लिए अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी आर ओब्लिगेटरी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर ए वैलिड मैरिज। किसके लिए ओब्लिगेटरी है? क्या क्या चीज़ जो है ओब्लिगेटरी है जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड मैरिज की बात करते हैं? कन्यादान, सप्तपदी, कस्टमरी रिट एंड सेरेमनीज ऑफ अदर पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं, तो कस्टमरी रिट और सेरेमनीज जो कि एक एसेंशियल, और सेक्शन 5 जिसमें कंडीशन बताई गई है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है कि कन्यादान इज एन इम्पोर्टेंट सेरेमनी इन हिंदू लॉ, इज इट मैंडेटरी फॉर द मैरिज टू बी हेल्ड ए वैलिड। क्या ऐसा करना मैंडेटरी है, कन्यादान करना? ऐसा नहीं है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टैंड एक्सटेंडेड बढ़ जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल? तो 3 साल के लिए मैक्सिमम उसे बढ़ाया जा सकता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको भी समझ लेते हैं। इन द कंप्यूटिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द अप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड,
द टाइम रिक्विजिट इन ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड अंडर विच सेक्शन 12(1), 12(2), 12(3), 12(4। तो 12(4) के अंदर इस चीज़ को एक्सीड किया जा सकता है अगर हम बात कर रहे हैं अवार्ड की एप्लीकेशन को सेट असाइड करने के बारे में। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि टाइम रिक्विजिट अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मींस मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, एक्चुअल टाइम टेकिंग या एब्सोल्यूट टाइम टेकिंग। ये बात करता है एक्चुअल टाइम टेकिंग से। अब बात करें हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको भी समझ लेते हैं। ए शूट अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द enjoyment of a easementary right required under section 25 must be filed within 2 year, obstruction से within 1 year, obstruction से within 3 year, obstruction से और 12 year obstruction से। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 25 की तो ये रिलेटेड है हमारा 2 साल के अंदर हमें कोई भी ऐसी रुकावट आती है, obstruction आती है, तो ऐसे में 2 साल के अंदर हमें फाइल करना होता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अंडर द आर्बिट्रेशन अंडर आर्टिकल 112 112 ऑफ शेड्यूल, ये लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ ए शूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल अगर बात करें मूवेबल प्रॉपर्टी की, 12 साल अगर बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की। बात करें 12 साल मूवेबल प्रॉपर्टी की और 30 साल इमूवेबल प्रॉपर्टी की, 30 साल शूट के लिए या फिर 60 साल शूट के लिए। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर कितने की, 112 की, तो 112 रिलेटेड है हमारा कितने से 30 साल की बात ये करता है शूट के लिए। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वेयर द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू शू इनटू ए टू कोर्ट ऑफ कंसर्न ज्यूरिडिक्शन and one of them is closed on the last date of the limitation. So what is the correct option in between the 4 option? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द पार्टी इज बाउंड टू शू इन द कोर्ट विच इज ओपन ऑन द लास्ट डे ऑफ द लिमिटेशन एंड द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 4 एक्ट शैल नॉट बी अवेलेबल। बाउंड है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रही है, पार्टी शैल नॉट बाउंड to sue into the court which is open on the last day of the limitation and shall get the benefit of section 4 of limitation act notwithstanding the fact that otherwise court is option section number 4 of limitation act not been open। फोर्थ ऑप्शन इज द, इसमें से कोई भी नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है समझने में तो इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हम वीडियो को फिनिश कर देंगे। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, वेयर ए प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलिजेंस एंड इन ए गुड फेथ अनदर सिविल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द सेम मैटर इन इशू एंड इन ए कोर्ट विच फ्रॉम द डिफिक्ट ऑफ ए jurisdiction is unable to entertain it, the period so spent by the plaintiff is liable to excluded the in computing the period of limitation for a shoot। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15। इसको भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। जहाँ एक वादी उचित परिश्रम या अच्छे विश्वास के साथ उस मामले में संबंधित एक अन्य सिविल कार्रवाई एक अदालत में चला रहा है जो क्षेत्र अधिकार के दोष के कारण उस पर विचार करने में असमर्थ है, तो वादी द्वारा बताई गई अवधि किसी भी मुकदमे के लिए पर सीमा यानी कि ये लिमिटेशन की बात कर रहा है कि अवधि की गणना करने के लिए वादी को बाहर रखा जा सकता है। कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 12, 13, 14 और 15। सेक्शन नंबर 14 इस बारे में बात करती है। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके AIB 18 में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए, नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए धन्यवाद।